किसी इकोनॉमी में सभी रिसोर्सेज को, सभी लोगों को रोजगार देने के लिए एग्रीगेट सप्लाई जितनी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स ने उतनी एग्रीगेट सप्लाई तो कर ली, लेकिन मार्केट में उतनी डिमांड नहीं जनरेट हो पाई गुड्स एंड सर्विसेज की। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। जब किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उतनी नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई इक्वल तो हो रहे हैं लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्वल हो जा रहे हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। आज के इस वीडियो में हम डेफिशिएंट डिमांड को ही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये लाइन जरूर लिखनी है आपने, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि जब एग्रीगेट डिमांड कम रह जाए एग्रीगेट सप्लाई से, व्हाट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस एंड व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय। कंज्यूमर्स ने या जो खरीदने वाले लोग हैं मार्केट में, उन्होंने खरीदने का प्लान कम किया है, उन्होंने परचेज करने का प्लान कम किया है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई जो था वो ज्यादा प्लान कर ली, ज्यादा क्रिएट कर दी। उस सिचुएशन में क्या होगा कि सारे के सारे रिसोर्सेज को रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बात आपको जरूर मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी में 800 करोड़ रुपीस की है, लेकिन सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सप्लाई कितनी होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए? 1000 करोड़ का, सभी को रोजगार देने के लिए। लेकिन डिमांड कितनी है? 800 करोड़ की। तो अब प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्शन कुछ कम करना पड़ेगा, और जब कम करना पड़ेगा तो कुछ लोगों को काम पर से हटाना पड़ेगा, या उनके जो पास जो डिमांड गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस की है वो क्या हो जाएंगी? एक्सेस सप्लाई में हो जाएंगी। इस सिचुएशन को, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। इस गैप को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। इस सिचुएशन को, डेफिशिएंट डिमांड को अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे इनकम और आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड लिया है, जो कि हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में लेते थे। अब ये जो कर्व मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाया है, ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनकम कर्व। ठीक है, इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट एफ। इस पॉइंट एफ को हमने क्या कह दिया? फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर सारे रिसोर्सेज को रोजगार देना है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है इस पॉइंट से होकर जाना चाहिए। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड कर्व था वो इसके नीचे से चला गया। ठीक है, जाना तो कहां से चाहिए था एग्रीगेट डिमांड का? सभी रिसोर्सेज को रोजगार देने के लिए पॉइंट एफ से, लेकिन चला गया इस पॉइंट ई से। अब ये पॉइंट जो है इसे हम इक्विलिब्रियम तो कहेंगे, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड कितनी होनी चाहिए थी? इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, होनी चाहिए थी ये वाली, लेकिन है कितनी? इतनी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को अब इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों कर्व्स के बीच का, इसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। की डिमांड जितनी होनी चाहिए थी किसी इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। उन दोनों जितनी होनी चाहिए थी, ये वाला कर्व है, डॉटेड कर्व जो आप देख रहे हैं, है कितनी एक्चुअल में? ये वाला। दोनों के बीच का वर्टिकल डिफरेंस क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। अब अगर हम आउटपुट की बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे सपोज आउटपुट था 1000 करोड़ का, और यहां पर आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 800 करोड़ फॉर एग्जांपल। अब ये जो डिस्टेंस है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए होनी तो ये वाली चाहिए थी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर है फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट, लेकिन इसके नीचे से निकल गई इस पॉइंट से।
तो दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है उसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। और ये जो 1000 करोड़ है ये आउटपुट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये जो 800 करोड़ है ये आउटपुट है एक्चुअल आउटपुट जो अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को रोजगार हम नहीं दे पा रहे। दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं हम इसको? डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। डिफ्लेशनरी गैप क्यों कहा है? क्योंकि इस सिचुएशन से इकोनॉमी में डिप्लेशन आ जाता है, बहुत सारा आउटपुट प्रोड्यूसर्स का अनसोल्ड रह जाता है, वो बहुत सारे लोगों को काम पर से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं रीजंस बिहाइंड डेफिशिएंट डिमांड। ऐसा क्यों होता है किसी इकोनॉमी में कि एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उतनी नहीं है? उसके पीछे हमें रीजन समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी 4 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर की बात नहीं कर रहे, 2 सेक्टर में तो C+I होती है एग्रीगेट डिमांड, लेकिन 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट X माइनस M। 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपने पढ़ा हुआ है। अब पहला रीजन तो क्या हो सकता है डेफिशिएंट डिमांड का? फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया, लोगों ने खर्चना कम कर दिया, खाने पीने की चीजें कंजम्पशन गुड्स खरीदनी कम कर दी, MPC कम हो गई, खर्च करने की हैबिट कम हो गई या उनकी इनकम कम हो गई किसी वजह से, जिस वजह से उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। दूसरा रीजन है फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। किसी देश की सरकार अगर पैसे खर्च करना कम कर दे तो भी क्या हो जाएगी? डिमांड डेफिशिएंट हो जाएगी। पैसे खर्च करना कौन सी चीजों पर? इन्वेस्टमेंट पे, सड़क बनाने पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट अगर खर्चा कम कर देगी तो डिमांड डेफिशिएंट हो जाएगी। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किसी कंट्री में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वेदर दे बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना कम कर दें तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बनी है? इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनी है। और उसके बाद फॉल इन एक्सपोर्ट्स। अगर किसी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं, एक्सपोर्ट्स यानी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड विदेशों में कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम होनी ही है। इंपोर्ट्स बढ़ जाएं, इंपोर्ट एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है, -M। यहां देख रहे हैं आप, इंपोर्ट इज ए नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर किसी इकोनॉमी में इंपोर्ट इंक्रीज होंगे, इंपोर्ट क्या होंगे? इंक्रीज, तो एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट हो जाएगी। ये रीजंस होते हैं एग्रीगेट डिमांड के कम होने के, डेफिशिएंट होने के। अब अगर किसी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है, मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, आज के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में यही हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हैं कंज्यूमर की स्पेंडिंग बहुत कम हो गई है और डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग रन में होंगे, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात तो उस इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अब जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्वल हो जाएंगे। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज या इंप्लीकेशन क्या होगी इसकी? डिफ्लेशनरी गैप। उस इकोनॉमी में रिसोर्सेज की सप्लाई और रिसोर्सेज की डिमांड में गैप रह जाएगा, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में गैप हो जाएगा, जिससे डिप्रेशन आएगा, मंदी आ जाएगी। वहां पर लॉ इन्वेस्टमेंट होगी, लॉ इनकम होगी और लॉ एम्प्लॉयमेंट होगा। अनडिजायर्ड स्टॉक। प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस कर ली लेकिन बिक नहीं रही है ना, डिमांड नहीं है मार्केट में। अब उनको लॉस होने वाला है और यही होगा फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा रह जाएगा जिसे वो कम दाम पर बेचेंगे और उनको लॉस होगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और बेस्ट कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू।